एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी के चैप्टर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लेसन 1 एंड लेसन 2 को कवर कर चुके हैं। लेसन 3 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 दैट इज़ इन दी अर्लीस्ट सिटीज़ या फिर आरंभिक नगर, ये चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। एक बार ये हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है, बात करते हैं हम हड़प्पा की। तो हड़प्पा की जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है आज से लगभग 150 साल पहले। क्या हो रहा था कि भारत में रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे जब रेलवे लाइन, पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय ना इंजीनियर्स जो काम में लगे हुए थे वो देखते हैं कि जब उन्होंने काम शुरू किया तो उन्हें जगह जगह पे कुछ खंडर मिले। ठीक है, तो उन खंडरों की ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे लाइन को बिछाने में किया। लेकिन 80 साल पहले पुरातत्वविदों को इसकी संपूर्ण जानकारी हुई और उन्होंने ज़मीन के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे उन्होंने अपनी खुदाई का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया, तो वो देखते हैं कि मिट्टी के नीचे खुदाई में उन्हें एक पूरा की पूरा शहर मिला है। ठीक है, जो सबसे पहली साइट थी जो उन्होंने खुदाई करी थी दैट इज़ हड़प्पा। ठीक है, वो हड़प्पा है। और जैसे जैसे उन्होंने अपनी खुदाई एक्सपेंड करी तो उनको और भी ज़्यादा नगर मिलते गए। ठीक है, हड़प्पा मिला, फिर मोहनजोदड़ो मिला, कालीबंगा, लोथल और भी बहुत सारी जगह मिली। और इसके आधार पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता थी। वो ऐसा क्यों कह पाए, क्योंकि उनको ऐसे एविडेंस मिले थे खुदाई करने पे। ठीक है, तो हमने लेसन को तो स्टार्ट कर दिया था। हमने मैप में हड़प्पा सभ्यता की इम्पोर्टेंट साइट्स भी देख ली थी, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गवेरीवाला, चन्हुदड़ो, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल। आप यहाँ पे ना ये बॉर्डर देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का है, मतलब इधर पाकिस्तान है इस बॉर्डर से और इधर हमारा प्यारा भारत दैट इज़ इंडिया, राइट, इंडिया। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस तरीके से वहाँ पे जब खुदाई की गई तो पुरातत्वविदों को इसके नीचे पूरा की पूरा एक स्ट्रक्चर मिला, एक शहर मिला कह सकते हैं हम। क्योंकि वहाँ पे क्या था, उनको दीवारें मिली, स्टेयर्स मिली और एक स्नानागार मिला और एक स्टोर रूम मिला, एक बहुत बड़ा भंडार गृह मिला। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसा कि हमने चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा था कि कैसे वहाँ के भवन बनाए हुए थे, कैसे वहाँ की नाले और जल निकासी जो व्यवस्था थी वो थी, सड़कें जो थी ग्रिड पैटर्न पे आधारित थी, जो कि 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ मोहरें मिली हैं खुदाई में, उन पे एक लिपि लिखी हुई थी जिसको हमारे जो इतिहासकार हैं वो अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि ये जो मोहरें हैं इन पे क्या लिखा हुआ था, क्योंकि हम अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। लेकिन ये जो मोहरें होती थी इनमें से ज़्यादातर आयताकार होती थी, स्क्वायर शेप में भी होती थी, और ज़्यादातर मोहरों पे हम पाते हैं कि जानवरों के चित्र अंकित थे। ठीक है, हमें नगर और नए शिल्प से अपने चैप्टर को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूँगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर आभूषण यानी कि गहने दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको क्या कहते हैं, हम बांट कहते हैं। ये क्या थे, बांट। ये बेसिकली आपको देखने में डाइस की तरह लग रहे हैं ना, जो पासा होता है लूडो में हम पासा देखते हैं ना, उसकी तरह लग रहे हैं आपको। तो इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, इनके इस्तेमाल माप तोल के लिए किया जाता था, किसी भी चीज़ को मापने तोलने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, राइट। आप देख सकते हैं आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स चल रहे हैं चीज़ों को नापने तोलने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि माप तोल के लिए
बांटों का इस्तेमाल भी व्यापक रूप से हो रहा है। तो ऐसा ही वहाँ पे भी था, वहाँ से बहुत सारे बांट मिले हैं जिसे हमारे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये जो बांट थे ना, इनका इस्तेमाल बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को नापने तोलने के लिए किया जाता होगा। और एक खास विशेषता क्या है इस बार्ट की, वो ये है कि ये जो बार्ट था ये चर्ट नामक पत्थर से बना था। ठीक है, जितने भी बार्ट के एविडेंस मिले हैं वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए थे। उसके बाद आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये है हमारे आभूषण जो कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले थे। ठीक है, ये जो आभूषण आप देख सकते हैं ना, इसमें मनके का प्रयोग किया गया है। किसका? मनके का। ठीक है, और ये कुछ फलक हैं जो कि खुदाई के दौरान मिले। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनके जो बर्तन होते थे वो लाल रंग के होते थे, और जो डिजाइन्स होती थी उस पर वो कैसी होती थी? वो काले रंग की होती थी। ठीक है, और यहाँ पे आप एक मूर्ति को देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति की मूर्ति है। इसकी स्पेशल विशेषता क्या है कि इसने एक ऊपर से शॉल टाइप ओढ़ा हुआ है, एक वस्त्र ओढ़ा हुआ है, जिसपे हम देख सकते हैं कि कितनी सुंदर कलाकारी की गई है, कितने सुंदर डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये डिज़ाइन हम आपको तो देखने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी डिज़ाइन है, ऐसे फूल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन यहाँ पे फूल बनाने की डिज़ाइन एक पेपर पे नहीं हो रही, ये एक पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। और पत्थर पे डिज़ाइन उकेरना बहुत आसान बात नहीं थी। आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल लोग इसलिए कर सकते हैं, लेकिन तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मशीनीकरण नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इसके दाढ़ी दिखाई हुई है, और ये दाढ़ी कितनी स्पष्ट रूप से बनाई गई है, कितने स्पष्ट रूप से इसको उकेरा गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थे। क्या थे? बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। एक बारी हम चित्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। ऊपर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था, मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हड़प्पा से बाट मिले हैं वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो ऑप्शन में चट होगा, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, ये है मनके, आप देख सकते हैं ये क्या है? मनके। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पता है आपको, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आभूषण थे वो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे या कार्निलियन। तो आपको ध्यान रखना है कि बाट जो थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और जो मनके थे वो कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। जैसा आजकल भी होता है, स्टोन की ज्वेलरी मिलती है ना, तो उसमें क्या होता है, उन स्टोन में छेद होता है ताकि एक स्टोन से दूसरे स्टोन को जोड़ा जा सके और पूरी की पूरी एक माला या एक आभूषण बनाया जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये क्या देख सकते हो आप येलो कलर में, ये पत्थर के धारदार फलक हैं। ठीक है, कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। क्या है? ये एक मूर्ति है, और कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज और पता चलती है, क्योंकि आभूषणों का प्रयोग किया गया है। हमने ऊपर वाले चित्र में देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ जो आभूषण है वो शायद सोने के बने हुए हैं। आगे हम चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे कि सोने जैसी धातु का भी वो लोग आयात करते थे। ठीक है, अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था?
अच्छा, लेसन 2 में हमने डिस्कस किया था ना कि वहाँ के लोगों को भी आभूषण पहनने का शौक तो था, लेकिन क्या वो जो धातु का उपयोग करते थे, या तो आभूषण बनाने में या बर्तन बनाने में या किसी भी चीज में। तो हमने पढ़ा था कि वो लोग धातु का प्रयोग नहीं करते थे, वो अपने टूल्स को बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आंसर मिल चुका है ऑलरेडी कि इससे पहले मनुष्य बहुत ज़्यादा धातु के प्रयोग से परिचित नहीं था। ठीक है, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं, हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। संभवतः 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। और ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कपास की खेती होती थी? क्योंकि ना एविडेंस मिले हैं उसके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिस्ट्री को हम ऐसे ही नहीं बोल देते कि ऐसा हुआ होगा, उसको भी हम तभी बोलते हैं क्योंकि जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, उनको ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसके आधार पे वो इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो वस्त्र के बारे में भी कैसे बोला गया, कैसे हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। किस में मिले हैं? तांबे की कुछ वस्तुओं में चिपका हुआ मिला है कपड़ा। और मोहनजोदड़ो से क्या था? एक फूलदान मिला था। क्या मिला था? एक फूलदान मिला था जिसपे कपड़े के जो रेशे हैं और कपड़े का जो टुकड़ा है ना, वो चिपका हुआ मिला है। यानी कि उन लोगों को कपड़े के बारे में भी जानकारी होगी। इससे पहले तो जो हम आरंभिक मानव की बात करें तो बहुत ज़्यादा वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, और सूती वस्त्रों का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल वो लोग नहीं करते थे। ठीक है, तो पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां मिली हैं। तकलियों का इस्तेमाल क्यों होता है? तकलियों का इस्तेमाल सूत कताई के लिए होता है। आपने चरखा देखा होगा या चरखे की इमेज देखी होगी, तो उसमें ना ऐसे करके गोल गोल लगा होता है जिसके अंदर धागे को लपेटा जाता है। ऐसे ऐसे करके उस पर धागा लपेटा जाता है, तो वही तकलियां होती हैं। तो जब तकलियां मिली हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद वो लोग सूत कताई करना भी जानते होंगे। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से बनी थी, उनके काम में बहुत फिनिशिंग देखने को मिलती है। तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उनका निर्माण विशेषज्ञों ने किया हो गया, यानी स्पेशलिस्ट। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। तो किसे कहते हैं? विशेषज्ञ, यानी जो किसी पर्टिकुलर स्किल में स्किल्ड हो, जिसने ट्रेनिंग ली हो किसी काम को करने के लिए। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं मूर्तियां बनाने के लिए, तो क्या आप मूर्ति बना भी पाओगे? अगर बना भी लोगे तो उतने बेहतर तरीके से नहीं बना पाओगे जितना एक मूर्ति वाला बना सकता है ना? आप एग्री करते हो मेरी बात से? होप कि सभी एग्री करते होंगे, क्योंकि वो लोग दिन रात उस काम को करते हैं। उन्होंने एक ट्रेनिंग ली है उसकी, उन्होंने अपना बहुत सारा समय उस पर खर्च किया है। ठीक है, तभी धीरे धीरे उनके काम में इतना परफेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर एक चित्र भी देखा था एक व्यक्ति का, जिसमें उसकी दाढ़ी को कितनी अच्छे तरीके से बनाया गया है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। कोई भी नॉर्मल आदमी इतनी सफाई से मूर्ति नहीं बना सकता, या फिर उस पर डिजाइन से इतनी सफाई से उकेर नहीं सकता। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि ये जो मूर्तियां हैं या फिर ये जो आभूषण है ये पुरुषों ने बनाए केवल, या फिर केवल महिलाओं ने बनाए, या फिर हम ये कहें कि ये पुरुष और महिला दोनों ने मिलकर बनाए, क्योंकि हम उन लोगों के पास तो अब जा नहीं सकते। वो सभ्यता तो बहुत पहले ही वो नष्ट हो चुकी है। लेकिन
जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उसका संरक्षण का काम कर रहे हैं वो। ये जो हम मूर्तियां देख रहे थे ना ऊपर, और ये जो हम आभूषण देख रहे थे, ये हमें म्यूजियम्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था फेयंस की तकलीफ मिलती हैं। ठीक है, तो क्या था ये फेयंस, आइए पढ़ते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, यानी कि जो पत्थर और शंख थे वो हमें बाय नेचर मिलते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल उसको तैयार किया जाता है। कैसे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। दो पत्थरों के, एक तो बालू होता था और एक होता था स्फटिक पत्थर। इनके चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनको बाइंड करके बेसिकली गोंद में मिला के उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, जिनमें से तकलियाँ भी एक थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्या क्या? एक तो तकलियाँ, फिर मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे छोटे क्या बनाए जाते थे? बर्तन बनाए जाते थे फेयंस से। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। अंडरलाइन करेंगे आप सभी अपनी बुक में। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। बेसिकली कच्चा माल क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाए, या फिर किसान और पशुपालक क्या करें? उसका उत्पादन करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने पत्थरों की बात करी थी, तो प्राकृतिक रूप से ही तो पत्थर हमें मिलते हैं। पत्थरों का हम निर्माण थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। उसके बाद उस मिट्टी का इस्तेमाल करके हम मूर्तियां बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वो एक तैयार माल होता है। लेकिन कोई भी चीज़ जो हमें बाय नेचर मिली हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, और फिर इनसे क्या किया जाता है? इनका प्रोसेसिंग करके, क्या, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कपास का ही। ठीक है, कपास का पहले पौधा उगाया जाता है, उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, बुनाई करते हैं, है ना, और उसके बाद उसका कपड़ा बनाया जाता है। कपड़े से शर्ट बनाई जाती हैं, सूट बनाए जाते हैं, या कोई भी कपड़ा, मतलब उसका जो तैयार मटेरियल होता है वो तो उसका तैयार माल होता है। लेकिन सबसे पहले जहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ हमारा कच्चा माल। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई मूर्तिकार होता है तो वो सबसे पहले मिट्टी का इस्तेमाल करता है मूर्ति को बनाने के लिए, और जो मिट्टी होती है वो हमें बाय नेचर मिलती है, तो वो क्या होता है? वो हमारा कच्चा माल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हड़प्पा के लोगों की, तो उनको कुछ चीज़ें तो वहीं पे मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, तो इनका ना वो दूर दूर से क्या करते थे? आयात करते थे, दूर दूर के देशों से मंगाते थे। ठीक है, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, एक हमें मोहर दिखाई दे रही है और एक हमें खिलौना दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन, कि जो लोग थे वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या किन किन साधनों का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुलक कार्ट आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें पहिए भी लगे हुए हैं, यानी लोगों को पहिए का इस्तेमाल करना यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर वो ऐसे खिलौनों का इस्तेमाल करते होंगे तो रियल में भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, ये एक मोहर है, आप इस पे देख सकते हैं कुछ तो ये बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं हमें। इस चिन्ह का क्या मतलब था पता नहीं है अभी तक भी,
लेकिन ये दिखने में ना कुछ नाव जैसी लग रही है ना? आपको भी लग रही है ये नाव जैसी? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कुछ चीज़ें तो उनको वहीं पे मिल जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ों का वो आयात करते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तांबे के आयात की, यानी आयात का मतलब होता है आना, कोई चीज़ हमारे यहाँ आना। कहाँ से आना? किसी बाहरी जगह से आना। ठीक है, और निर्यात का मतलब होता है भेजना, यानी किसी वस्तु को हम जब किसी वस्तु का व्यापार करते हैं और अपने यहाँ से भेजते हैं हम उसको, तो वो उसका निर्यात होता है। और आयात यानी आना, जब कोई चीज़ हमारे देश में आए, हमारे पास आए। ठीक है, तो राजस्थान से वो तांबा मंगाते थे और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तांबे का कहाँ कहाँ से आयात किया जाता था? आज के राजस्थान से और ओमान से। ओमान कहाँ है? पश्चिमी एशिया में एक कंट्री है। ठीक है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तांबे में जब टीन मिलाई जाती थी तो एक नई धातु बनती थी, वो होती थी कांसा। यहाँ पे हमें कांसे की वस्तुओं के भी एविडेंस मिले, तो हम कह सकते हैं कि उनको धातु की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। उन्हें पता था कि एक धातु को दूसरी धातु में प्रॉपर रेशे में मिलाएंगे तो एक नई धातु निकल के आएगी। ठीक है, तो टीन का जो आयात करते थे हड़प्पा के लोग, वो कहाँ से करते थे? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। इससे हम एक बात कह सकते हैं कि वो लोग ना फॉरेन ट्रेड भी करते थे। क्या करते थे? फॉरेन ट्रेड भी करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी अपने आसपास जितने भी देश थे या जितने भी क्षेत्र थे, वहां से भी वो वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। अब हम देखेंगे कि उनके भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, किन किन चीज़ों को वो खाते थे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता को भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो लोग नगरों में तो रहते ही थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांव में रहते थे और गांव में रह के कृषि करते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा के जो लोग थे वो किस किस चीज को उगाते थे, तो उसमें एक ऑप्शन में गेहूं था, एक में जौ था, एक में दाल था और एक में क्या था? एक में ऑप्शन बाजरा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कहीं बाजरा दिखाई दे रहा है कि उन लोगों को बाजरे की नॉलेज थी या वो बाजरा उगाते थे? तो नहीं। ठीक है, ऑड वन आउट करना था हमें उसमें से कि कौन कौन सी चीज़ें उगाते थे और कौन सी। उसमें क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से किस अनाज की हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी, तो उसका आंसर था बाजरा। लेकिन इसका आंसर हम तभी दे सकते थे जब हमें ये पता हो कि वो लोग कौन कौन सी चीज़ें उगाते थे। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों के जो एविडेंस हैं वो मिले, तो हम कह सकते हैं कि वो इन चीज़ों को उगाते होंगे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। इससे पहले जब हमने आरंभिक मानव के बारे में पढ़ा था तो आपको याद होगा मैंने दो टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। एक टूल का इस्तेमाल तो वो जानवरों की जो खाल थी उसको सिलने के लिए करते थे ताकि वस्त्र बनाए जा सके। दूसरा, वो मिट्टी को खोदने के लिए भी एक पत्थर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब अगर हम बात करें हड़प्पा काल की, तो यहाँ पे हमें हल के एविडेंस मिले हैं, लेकिन वो हल जो है वो एक खिलौने के रूप में मिला है, प्रॉपर हल नहीं मिला हमें जिसका इस्तेमाल किसान करते थे। लेकिन एक खिलौने का हल मिला है जिससे हम कह सकते हैं कि उनको पता था कि ये भी एक चीज होती है, हल जैसी भी कोई चीज होती है। तो हम अनुमान लगाते हैं कि शायद वो जमीन की जुताई के लिए हल का इस्तेमाल करते थे।
इससे पहले हमें ऐसे एविडेंस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। अब हम जैसे जैसे हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे कि आगे लोहे के हल बनेंगे। मगध साम्राज्य की जब हम बात करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे खेती करने के लिए जो किसान थे वो लोहे का हलों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बात करें हम हड़प्पा की, तो हड़प्पा के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, है ना। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। ये जो हड़प्पा की जो साइट्स मिली हैं ये ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे बारिश कम होती थी, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब ये खेती करते होंगे ना तो पौधे को ग्रो होने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पौधों को पानी देते हैं उसको हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते होंगे, क्योंकि बारिश तो होती नहीं थी तो पानी को इकट्ठा करते थे, पानी का संचय करते होंगे और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई करते होंगे। ठीक है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारे पानी की तलाश में दूर दूर ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था कि लोग पशुपालन तो सीख गए थे, लेकिन हमने क्या देखा था, वो भेड़ और बकरी पालते थे। ठीक है, ज़्यादातर वो भेड़ और बकरियां पालते थे। सबसे पहले तो कुत्ते का पालन उन्होंने शुरू किया था, कुत्ते को पालतू बनाया था। लेकिन बात करें हम हड़प्पा के लोगों की तो यहाँ पे हम देखते हैं गाय और भैंस भी जुड़ गए। ठीक है, गाय की प्रजाति और भैंस की प्रजाति के साथ साथ भेड़ और बकरियों को वो लोग पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। चारागाह एक ऐसी जगह होती थी जिसमें घास होती थी। क्या होती थी? घास होती थी, और उस घास को उनके जो पालतू पशु होते थे वो चरते थे। ठीक है, उस घास को वो खाते थे, तो उसी स्थान को चारागाह बोलते थे। लेकिन जब सूखे के महीने होते थे, मतलब बहुत तेज धूप पड़ती थी और जो घास थी वो सूख जाती थी, पानी वहाँ पे जो तालाब वगैरह होंगे, नदियाँ होंगी, उनका जब पानी सूख जाता होगा, कुछ होगा, तो वो पानी की तलाश में दूर दूर तक जाया करते थे। और इसके अलावा वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी लोग यहाँ पे क्या थे? शिकारी भी थे, पशुपालक भी थे, नगरों में रह के व्यापार भी करते थे। हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा ना कि वो अलग अलग जगह से अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। लोग शिल्पकार भी थे। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी जो सभ्यता है उसका विकास हो रहा है, कैसे ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले जो आरंभिक मानव था उसने खेती शुरू करी। सबसे पहले तो वो हंटिंग करता था और फूड गैदरर था, है ना। यानी हंटिंग यानी कि शिकार करता था, और जो जंगल से उनको मिल जाता था फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स या कुछ भी चीज़ें खाने वाली, तो सबसे पहले वो उनको इकट्ठा करता था। फिर नेक्स्ट जब हमने सेकंड चैप्टर में आए तो हमने देखा कि जो आरंभिक मानव था वो हंटर एंड गैदरर से क्या बन गया? पशुपालक बन गया। और शिकारी तो था ही, लेकिन उसने पशुओं को पालना शुरू करा और खेती करनी शुरू करी, तो वो किसान भी बन गया। लेकिन अगर हम बात करें अपने थर्ड चैप्टर की, तो अब हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य था वो और भी चीज़ें सीख रहा है। वो मूर्तियाँ बनाना सीख रहा है, वो मोहरों का निर्माण करना सीख रहा है, वो फॉरेन ट्रेड करना सीख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 जुड़ती गई, और आज जो हमारा पूर्णतः विकास हुआ है उसकी हम लोग देन है। और हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर ली हैं। तो ये प्रोसेस एक प्रोसेस है, ठीक है, बहुत लंबे समय में चलता है ये एक प्रोसेस। एक ही दिन में कोई भी मनुष्य हंटर से, फूड गैदरर से किसान नहीं बन जाता। ठीक है, और एक ही दिन में या कुछ महीनों में वो फॉरेन ट्रेड करना नहीं सीख जाता। बेसिकली ये धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है। ठीक है,
अब बात करते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म। आपने सुना होगा गुजरात में कच्छ का रण है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत नदी के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। यहाँ पे धोलावीरा की बात हो रही है और ये किस नदी के किनारे था? खदीर बेत नदी के किनारे था, ठीक है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हमने देखा था ना कि जो हड़प्पा के जो नगर थे, हड़प्पा की जो ज़्यादातर साइट्स थी हड़प्पा सभ्यता की, वहाँ पे नगर 2 भागों में विभाजित थे। एक तो होता था हमारा पूर्वी नगर, जो कि बहुत बड़ा इलाका होता था, ये नीचे बना जाता था, इसलिए इसको निचला नगर कहा जाता था, निचला नगर, ठीक है। एक होता था पश्चिमी नगर, वो पश्चिम में होता था और क्या होता था, वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बना होता था, ठीक है। लेकिन बात करें हम धोलावीरा की, तो ये 2 हिस्सों में ना होके 3 हिस्सों में पाया जाता है। ये इसकी विशेषता है और एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर है धोलावीरा, जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। इसके जो ज़्यादातर नगर थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड था, 3 हिस्सों में बटा हुआ था, तो दैट इज धोलावीरा। इसके हर हिस्से की चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। प्रीवियस 2 भागों में भी हमने देखा था कि बाउंड्री होती थी, कि किलेबंदी होती थी, ठीक है। ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जैसे आज भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रामलीला ग्राउंड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है, वहाँ पे रामलीला का आयोजन किया जाता है, या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता है उसका आयोजन किया जाता है। तो ऐसे ही धोलावीरा में एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिला है, बहुत बड़ा क्या मिला है? ग्राउंड मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में शायद वहाँ इकट्ठा होते होंगे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। यहाँ पे एक फ्रेम मिला है, एक अभिलेख मिला है जिसमें हड़प्पा लिपि के अक्षर मिले हैं खुदे हुए बड़े बड़े। हमने लेसन 1 में पढ़ा था ना, हिस्ट्री को जानने का एक सोर्स होता है जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ, जिसको हम अभिलेख या इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ऐसा ही एक फ्रेम यहाँ से भी मिला है, ठीक है। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब तक हमने क्या देखा था, मैं आपको चित्र में दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हड़प्पा की एक मोहर मिली है। क्या मिली है? हड़प्पा की एक मोहर मिली है, ये छोटी है आकार में बहुत। तो अब तक इनकी जो लिखाई थी ना, वो हमें छोटे छोटे आकार की मोहरों पे देखने को मिलती है। लेकिन जब हमारे पुरातत्वविदों ने धोलावीरा की खुदाई करी तो उनको एक बड़ा सा फ्रेम मिला। क्या मिला? एक बड़ा सा पत्थर का फ्रेम मिला जिसमें हड़प्पा की जो लिपि थी उसके बड़े बड़े अक्षर खुदे हुए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर मिलते हैं। तो अगर हम धोलावीरा की बात करें तो यहाँ पे एक बड़े फ्रेम में जो हड़प्पा लिपि के अक्षर हैं वो खुदे हुए पाए गए। लेकिन अब से पहले पुरातत्वविदों ने जिन भी साइट्स की खोज करी थी ना, उनमें छोटी छोटी मोहरों पे हमें उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई मिलती थी, उनकी लिपि मिलती थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के एक और नगर की जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। सॉरी। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। देखिए, अब हम बात करते हैं लोथल की। तो ये एक ऐसा इलाका था गुजरात का जहाँ पे जो कीमती पत्थर थे, हमने देखा ना कीमती पत्थरों का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। तो वो जो कीमती पत्थर था ना, वो यहाँ पे आसानी से मिल जाता था।
यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। बेसिकली इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, मान लो जैसे हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड होता था, उसके अलावा एक हड़प्पा की ही जो साइट्स मिली हैं, जैसे लोथल से कोई जगह कालीबंगा पहुंचानी है तो लोग मोहरों का इस्तेमाल करते थे और मुद्रांकन के लिए मोहरबंदी का इस्तेमाल करते थे। उसका इस्तेमाल क्यों करते होंगे, मान लो ये एक वस्तु है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे, इस पे ना मिट्टी का लेप लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था, इस बॉक्स पे चारों तरफ मिट्टी का लेप लगाया जाता था और उस पे ना एक प्रिंट छाप दिया जाता था। जैसे आप देखते हैं ना ब्लॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि, मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे मेहंदी होती है ना, जो आर्टिफिशियल मेहंदी होती है, आपने लगाने वाले देखे होंगे, वो ब्लॉक को ऐसे करके छाप देते हैं और हमारे हाथ पे मेहंदी की छाप आ जाती है। तो ऐसे इनके पास कुछ सील्स होती थी, कुछ मोहर होती थी, अपनी वस्तु को मिट्टी से कवर करके ये उस सील को लगा दिया करते थे, ऐसे करके उस सील को लगा देते थे। तो उस सील पे जो डिजाइन बनी हुई होती थी ना, उस वस्तु पे आ जाती थी, ठीक है। अब ये जो व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे, इनका क्या काम होता था कि जिन्होंने इनसे वस्तु मंगाई है, यानी आयात या निर्यात करते थे जब वस्तु का, तो ये देखते थे कि जिस बंदे को हम भेज रहे हैं ना, उस तक ये वस्तु सुरक्षित पहुंच जाए। तो इसलिए वो उस मोहर का इस्तेमाल करते थे या मोहर बंदी का इस्तेमाल करते थे। तो उनको पता कैसे चलता था कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, हमने जो सामान मंगाया उसके साथ कोई छेड़छाड़, जैसे आज का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करी, राइट, तो हम जब शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास जब प्रोडक्ट आता है तो हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये सील बंद है ना, देखते हैं ना कि उसकी जो पैकेजिंग है वो खुली ना हो कहीं से। तो ऐसे ही होता था, अगर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती थी तो जो मिट्टी थी ना वो टूट फूट जाती थी और उसकी जो छाप होती थी वो भी टूट फूट जाती थी। तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता था कि ये भाई टूटी फूटी है, यानी इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है, इस पैकेट को खोला गया है। तो इस तरीके से ये अश्योर करते थे कि इनका जो सामान है उसके साथ कोई भी गड़बड़ ना हुई हो या कोई भी छेड़छाड़ ना हुई हो, ठीक है। अब है लोथल का बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है, बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। हाँ, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक तालाब का चित्र है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह एक बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। नाव होती थी ना, अभी मैंने ऊपर एक चित्र में, एक मोहर में आपको नाव का चित्र भी दिखाया था, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो बंदरगाह बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे समुद्र के रास्ते जो जहाज आते थे या जो नावें आती थी, पहले तो जहाज नहीं थे पानी वाले, ठीक है, वो नावों का इस्तेमाल करते थे फॉरेन ट्रेड के लिए या फिर कहीं भी आने जाने के लिए, वस्तु को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो बंदरगाह एक ऐसा स्थान था जहाँ पे नावें आके रुकती थी और या तो उन नावों में सामान चढ़ाया जाता था या फिर कहीं और से आए हुए सामान को उतारा जाता था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बंदरगाह का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक इमारत मिली है, कहाँ पे, हम लोथल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का मतलब है लोथल, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे एक इमारत के एविडेंस मिले हैं, खुदाई में वहाँ पे बहुत सारे मनके मिले हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, कुछ पूरे बने मनके मिले हैं, कुछ आधे बने मनके मिले हैं। तो जो इतिहासकार हैं और जो पुरातत्वविद हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे शायद मनके बनाने की कोई फैक्ट्री होगी, जब भी इतनी बड़ी मात्रा में मनके मिले हैं ना। लेकिन अगर हम बात करें और जगह की तो वहाँ पे इतने ज़्यादा मनके नहीं मिले, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग आभूषण के तौर पे या वैसे उन मनकों का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन जब एक बहुत बड़ी
अमाउंट में कोई चीज़ मिलती है तो हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे शायद उसका ही काम होता होगा। ठीक है। मुद्रा मोहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी, मैंने आपको समझा दिया, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, और जो लोग बुक लेके नहीं बैठे हैं वो इस बात को अपने दिमाग में छाप लेना कि मोहर की जो छाप होती थी उसको क्या बोलते थे, मोहरबंदी कहते थे। मैंने आपको बताया था ना कि मोहर को छाप दिया जाता था। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। तो हमने हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया, बहुत सारी साइट्स के बारे में भी पढ़ लिया। बेसिकली हमने ना 2 साइट्स, पहली हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो, इनके बारे में पढ़ा जो कि पाकिस्तान में स्थित थी। उसके बाद हमने धोलावीरा और लोथल के बारे में पढ़ा जो कि भारत के अंदर स्थित है। भारत में भी कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है। तो ऐसे ऐसे मानव सभ्यता का विकास होता जा रहा था, लेकिन कैसे इस सभ्यता का नष्ट हो गया, ये इस सभ्यता का कैसे विनाश हो गया, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा होगा, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है अभी भी। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता के नगर थे, हड़प्पा काल के जो नगर थे, उनमें से अधिकतर नगर नदियों के किनारे थे। तो अगर नदियां सूख जाएंगी, इसके ना बहुत सारे रीज़न इतिहासकार जो हैं वो अनुमान लगाते हैं कि शायद ये रीज़न रहा होगा, शायद ये रीज़न रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं है। हम कुछ अनुमान लगाते हैं। फर्स्ट जिसमें से है कि नदियाँ सूख गई होंगी। जब नदियाँ सूख गई होंगी तो लोगों को पानी नहीं मिलता होगा। ठीक है। तो उनके जो जानवर होंगे उनको भी पानी नहीं मिलेगा, जानवरों की मौत होने लगी, लोगों की मौत होने लगी, फसल बर्बाद होने लगी, क्योंकि पौधों को ग्रो करने के लिए भी तो पानी चाहिए। तो कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिनका मानना ऐसा है कि नदियां सूख गई होंगी और इस तरह से जो लोग थे वो मर गए और इस सभ्यता का अंत हो गया। जबकि कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। हमने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले पढ़ा था कि कुछ खंडर मिले थे जिनमें पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ईंटों को पकाने के लिए आग का इस्तेमाल होता है, और आग का इस्तेमाल पहले ऐसा तो था नहीं कि एलपीजी या सीएनजी का प्रयोग हो रहा है। तो लोग क्या करते थे, लकड़ी से आग जलाते थे। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट में ईंटों का निर्माण करेंगे तो उसके लिए ईंधन की ज़रूरत होगी। तो लोगों ने लकड़ियों के लिए जंगल को काटना शुरू किया, तो जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है। इसके बाद मवेशी क्या होते हैं, मवेशी होते हैं जानवर जो पालतू होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये मवेशी होते हैं। इसके जो बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो घास वाले मैदान थे वो समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ज़्यादातर जो इलाके थे वो नदियों के किनारे थे। तो इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं, या तो नदियाँ सूख गई होंगी या तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई होगी, तो भी सभ्यता का विनाश हो सकता है। तो इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। बाढ़ और जो नदियां हैं उनके सूखने का प्रभाव सिर्फ ज़्यादातर उन इलाकों पे पड़ा होगा जो कि नदियों के किनारे, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता का अंत कैसे हुआ ये हमारे लिए आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं।
कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। अभी हमने क्या देखा था कि जब सभ्यता डेवलप कर रही थी तो दो नगर होते थे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, लेकिन अब लोग उत्तर और दक्षिण की तरफ जाके बस्तियां बनाकर रहने लगे थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये था हमारा चैप्टर आरंभिक नगर, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। बहुत सारी चीज़ें जानने को हमें मिली। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनमें एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है ये बहुत कॉमन है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस लेसन को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इन वीडियोस को ध्यान से सुना है तो आई एम श्योर कि एनसीईआरटी में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आई होप कि एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। तो अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।